हाँ जी, कल वाले काम में कोई दिक्कत है तो बताओ, करें आज का काम शुरू करें। तो कल हमने क्या पढ़ा था, EM वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ठीक है, उसका सोर्स कौन है और उनकी वेलोसिटी कितनी है और बेसिक सा आइडिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर हाल में आपको आती होनी चाहिए वो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस, ठीक है। एक बार और लिखनी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन क्या थी, E.ds गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू Q/ε0, ये था, ठीक है। इसी का फॉर्म बदल के आपको बुक में हो सकता है ऐसे भी लिखा हो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ρ/ε0। अगर ऐसा लिख दिया हो तो वो भी मान लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कल बताया भी था ना आपको, इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस x y z। डेल ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है करली x करली y करली y करली y करली z, x y z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर आप दूसरी इक्वेशन लिखो तो B.ds थी गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। फिर एक और इक्वेशन लिखो अगर, तो वो कौन सी थी, उसमें E.dl था। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो B.dl थी। तो E.dl में रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका था, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और माइनस भी था। और इसमें क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो था ही था, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी था। और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और साथ में एक और क्वांटिटी इसमें आ जाती थी, ε0। तो इस तरह से 4 इक्वेशंस, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस ये हमने कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसने सारा कुछ समेट के, सारा कुछ कंपाइल करके दे दिया, पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की यूनिफिकेशन करके दे दी कि ये इक्वेशंस कर लो, ख़त्म बात। और कुछ पॉइंट्स निकले हमारे पास, कुछ थ्योरी आ गई, चलो इसे इरेज नहीं करता अभी मैं, और थ्योरी आ गई। और अब इनके बेसिस पे हम बनाएंगे कि जो EM वेव्स आ रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। बताओ कौन कौन सी बातें आपको पता लग चुकी हैं, वो बता दो EM वेव्स के बारे में। वो लाइट ही है, और उनकी स्पीड कितनी है, 1/√μ0 × 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये किस में है, इन वैक्यूम। ये भी एक पॉइंट हो गया। पर पहले मैं दूसरी वेलोसिटी लिख देता हूँ। अगर किसी मीडियम में लिखा होगे वैक्यूम की जगह तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, लिटिल लेस इन क्या लूँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेता हूँ। हाँ, सभी में कम होगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मैंने लिख दिया एक बार, कोई भी सिंपल मीडियम लिख लो, ये लो, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या बता रहे हो कि मीडियम में हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उन्हें किसी मटेरियल की, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी लिख सकते हैं, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ऐसे ही ट्रैवल कर लेती हैं। रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ओके। और क्या क्या बता सकते हो, नहीं, इन्फ्लुएंस्ड बाय नहीं, वर्ड सही, नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ओके, ये लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे, ये न्यूट्रल है ना, इन पे कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होने वाली। मतलब अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ और उसको भेजूँ बीच में से, तो ना वो इधर को डिफ्लेक्ट होगी ना वो इधर को डिफ्लेक्ट होगी। या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, चार्जेस लगा दूँ पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली न्यूट्रल, तो ये क्योंकि न्यूट्रल है तो ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन हो। ये भी आपको बात समझ में आती है। एक और बात बताता हूँ, अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, क्यों, ग्रेविटी खींच रही है। लेकिन अगर मैं यही एक लाइट ले लूँ और ये जा रही है वेव, ये नीचे क्यों नहीं गिर रही,
स्पीड बहुत ज़्यादा है तो बहुत दूर जाके गिरेगी। मास भी बहुत कम है। मास बहुत घट है, नहीं मास है ही नहीं, है ही नहीं। तो लाइट वेव्स जिस पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जिस पार्टिकल से, उसे बोलते हैं फोटोन, और फोटोन का रेस्ट मास है 0, इसीलिए लाइट पे कोई असर नहीं है उसका। लेकिन ये मास वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा और बड़ा नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं है, सॉल्व हो चुका है, हमें प्रॉपर थ्योरी पता है मास की, हमें काफ़ी हद तक समझ है। 2012 के आसपास हिग्स फील्ड, हिग्स मैकेनिज़्म और ये वो सब जब आए थे तो हमें बहुत काफ़ी क्लैरिटी हो गई इन चीज़ों की। ज़्यादा ही पुरानी है। दूसरी बात कि बुक्स में अभी, क्योंकि ये जो जिस स्केल पे, जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो +2 लेवल पे, तो बातचीत नहीं करेंगे वो कभी भी ऐसे टिपिकल चीज़ों की। उसे बुक्स में आते आते और 50 साल लग जाए शायद, कुछ नहीं पता, डिपेंडिंग अपॉन द एडवांसमेंट्स इन बुक्स। लेकिन इस लेवल पे वो बात आनी थोड़ी मुश्किल है अभी, रिसर्च लेवल की बात, ठीक है। तो अभी इस पे चल रहा है काम, लेकिन हम इस पे बोलते ये हैं कि फोटोन्स का भी जो मास है, वो रेस्ट मास है, वो 0 है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका कुछ आइडिया और दूंगा क्वांटम थ्योरी में, ड्यूअल नेचर वाले में, और किसमें, और STR, जब आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया आपके सिलेबस में है, उसके बारे में बात करेंगे, तभी आ जाएगा। जो कोई मोशन का वेलोसिटी इंक्रीज होती है, रेस्ट को मोशन जाता है, वो पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, पूरा नॉर्मल। हाँ, तो अगर आप रिलेटिविस्टिक स्पीड पे बात करोगे, ये नहीं कि मैंने यहाँ से कोई पेन देके मारा और उसके कंपेयर करेंगे। जब स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा तो मास बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है मास, उसका मास। इसीलिए एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रॉन को हम बहुत सारी एनर्जी दे दें, साइक्लोट्रॉन में भी मैंने बात की थी इसके बारे में, कि आप एक लिमिट से ऊपर वो नहीं बढ़ा सकते वेलोसिटी। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि एक लिमिट से ऊपर वेलोसिटी बढ़ाने पे उसका मास भी कंपेरेबली बढ़ता है, तो इतना मैसिव हो जाएगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को, रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप फोर्स लगाओगे, मान लो 1000 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो वो बहुत हाई स्पीड से जाएगा, लेकिन हाई स्पीड पे उसका मास बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अब उसे वही 1000 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो शायद फ़र्क ही ना पड़े उसे। समझ रहे हो? जब तक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम है, तब तक उसे उतनी ही एनर्जी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे देगी। लेकिन इतनी हाई वेलोसिटी पे उसका मास बढ़ जाएगा तो इतनी ही एनर्जी उसे थोड़ी सी वेलोसिटी दे पाएगी। भारी चीज़ को उतनी ही एनर्जी कम चला पाएगी, है ना? हाँ, ये कंट्रीब्यूट करता है उसको। तो मास ज़्यादा, उतनी ही एनर्जी पे अगर मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। तो जैसे जैसे उसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वेलोसिटी उतनी ही एनर्जी पे और कम होती रहती है। तो उसकी वेलोसिटी और कम होने का मतलब उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, और वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं पहुंच सकती। लाइट के वेलोसिटी के बराबर पहुंचना है तो रेस्ट मास 0 ही होना चाहिए, ताकि उसमें बात ही ना हो कोई, है ना? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, बढ़ के भी वही रहे, उसकी बात ना हो, ठीक है। इसकी कॉन्ट्राडिक्शन फिर मिलती है कि ब्लैक होल के अंदर क्यों लाइट गिर जाती है? ब्लैक होल में लाइट गिर जाती है अंदर, क्यों गिर जाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत है, तो ऐसा है कि वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम को ही वो मॉडिफाई कर देता है, बेंड हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो ये बड़ा फैंसी सा कॉन्सेप्ट है, और ये बड़ा पॉपुलर भी हो गया है, और ये है कि वो स्पेस टाइम को ही उठा के बेंड कर देता है। तो हम न्यूटोनियन फील्ड से, मैकेनिक्स से आइंस्टीनियन मैकेनिक्स में, और नॉर्मल फ्लैट स्पेस से राइमन स्पेस में पहुंच जाते हैं, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। बट एनीवेज, हाँ, काफ़ी कूल है, फैंसी लगता है बिल्कुल, लेकिन फ़िलहाल ये सब कुछ आपके सिलेबस से बाहर है। तो आप मेरे पास नॉर्मल चीज़ें हैं पढ़ने को। हाँ, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, और ये जब तक आपके सिलेबस से बाहर है तब तक ही आपको कूल लग रहा है। जैसे ही सिलेबस में बढ़ जाएगा, जैसे ही सिलेबस में आएगा, ये मेंटल टॉर्चर बन जाएगा एक तरह का।
क्यों क्योंकि डिटेल्स नहीं पढ़नी डिटेल से नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि उसमें से आप अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हो और वो याद भी नहीं करनी वो याद भी नहीं रखनी पड़ती, अपने आप याद हो जाती हैं। और बाकी की चीज़ें आप स्किप कर सकते हो कि ठीक है ये कौन सी इंपॉर्टेंट है याद करें और याद करें, है ना। तो वो उसे इंटरेस्टिंग बना देता है। कहानी याद रखनी हमेशा आसान होती है, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि कहानी की तरह पढ़ा दो, कहानियों की हेल्प से पढ़ाओ। अभी भी हम और कहानियाँ सीखेंगे। एनीवेज 4 पॉइंट्स तो पता लग गए। और बताओ, और एक्सेल EM वेव्स का सोर्स कौन है? नहीं, सोर्स की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, सोर्स कौन है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। सोर्स तो एक्सेलरेटिंग चार्ज है ना। एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलती है और मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है, और वो बदलती भी रहती हैं। हाँ, वही यही चलता रहता है, ठीक है। तो सोर्स है, इज ए सोर्स ऑफ EM वेव्स। उसमें यह भी होता है कि अब जो चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, ऑसिलेट मान लो, जो ऑसिलेट हो रहा है उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पे कौन सी एनर्जी निकल रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब वो स्लो हो रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है ना। तो EM वेव्स जब तक वो रुक नहीं जाता तब तक वो EM वेव्स जनरेट कर सकता है। लेकिन इसमें हमें ये पॉइंट भी पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करती हैं, साइनोसॉइडली, है ना, वेरी करती रहती हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखूं मैं? फॉर्मूला लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू पीक वैल्यू होगी कुछ और साइन थीटा होगा। थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस KX, क्योंकि स्पेस में भी ट्रेवल कर रही है और टाइम में भी आगे बढ़ रही है। और ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो लिख देंगे B0 साइन ओमेगा टी प्लस KX। अब वो ठीक है, फेज डिफरेंस उनका 90 डिग्री है, वो सब बाद में, लेकिन फॉर्म सेम रह रही है, सेम लिख रहा हूँ मैं, वो इसे ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ें बाद में। दोनों वेरी करते हैं, लेकिन दोनों वेरी करती हैं, ये बात क्लियर है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप वैक्यूम में लो तो वो C के इक्वल है, C के इक्वल। C आपको पता बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसीलिए आपको जो दिखता है लाइट वेक्टर जो है वो कौन सा वेक्टर है? इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक से, 3 लाख ज़्यादा वैक्यूम में, इस तरह से है कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर। और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट। बिल्कुल मैच होंगे, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैच करके देखिए। E इज इक्वल टू BC ना, मीटर पर सेकंड का डिफरेंस होगा, निकाल लो, कर लो। B के यूनिट्स क्या थे? टेस्ला नहीं थे, गॉस और टेस्ला, है ना। अब टेस्ला में फंस गए आप, तो आपको ऐसा फॉर्मूला निकालो। देखो, जब भी फंस जाओ तो फॉर्मूला वो थोड़ी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज वाला या मूविंग करंट वाला ही लेना है। आप एक सिंपल से सिंपल वो फॉर्मूला निकाल लो जिसमें आपको वैल्यूज़ बिल्कुल अच्छे से यूनिट्स पता हैं। जैसे कि मेरे पास यूनिट्स मैच करनी है, जैसे कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स निकालने बड़े आसान है ना। ठीक है। और ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला लिख ही सकता हूँ, आपको पता है, पर मैं लिखूंगा नहीं। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक चीज़ बताता हूँ, उससे आप इमीडिएटली बता सकते हो कि क्या है। लॉरेंट्ज फोर्स लिखवाई थी कल आपको, कहा था ना 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस के साथ लॉरेंट्ज फोर्स भी याद कर लेना। कितनी होती है फॉर्मूला बताओ? नहीं याद? हो बहुत बुरे हाल हैं बेटा, पढ़ लिया करो घर जाके। सर बड़ा लाभ भी याद है। QE पहला फॉर्मूला है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, QV क्रॉस V दूसरा फॉर्मूला है जो पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। क्या दिक्कत है? अच्छा, आप मेरे को बताओ, अगर कोई 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं यानी कि उनके यूनिट्स सेम है, खत्म होगी बात। तो
तो F इज इक्वल टू क्यू ई वाले फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन निकाल लो, क्यू वी बी से फिर तो इसमें दिख ही रहा है, बी के डायमेंशन निकाल लो, वही है। तब भी पता लग जाएगा। उसमें वेलोसिटी का तो पता ही लग रहा है वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो वी बी के यूनिट्स ई वाले हैं। ठीक हो गया, चल जाएगा काम। ओके, यहाँ तक पहुँच गए? कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं? और क्या क्या पता है आपको? और क्या क्या पता है? एक ये भी बात बताई थी कल के इलेक्ट्रिक फील्ड एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करती है, उसके परपेंडिकुलर दूसरी होती है, और तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव खुद मूव करती है। तो आप ये भी लिख सकते हो 8th पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक पॉइंट हो गया। और कुछ बता सकते हो? अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये जो अभी भी मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी में होता रहता है, तो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी? एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी ले लो, और मैग्नेटिक में कितनी होगी? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये भी लिख लो। हाँ, मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है ना, ईएम वेव्स के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर टाइप फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी से। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ गया और वी ई आ गया, और ये एप्सिलॉन नॉट और 1/म्यू नॉट होते हैं ना हमेशा, बताया हुआ है, और ई की जगह बी आ गया, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। सिंपल है, देख लो। कोई डाउट है तो बताओ। थ्री डायमेंशनल में ही ऑब्वियसली, डायमेंशन की बात करने की जरूरत नहीं है। और कोई पॉइंट है तो बता दो। खत्म। एक पॉइंट और रह गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर ये बेसिकली बताता है कि कितनी एनर्जी डेंसिटी आगे जा रही है, एनर्जी आगे कितनी जा रही है। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी है उसकी। तो इसमें S जो है वो होता है E क्रॉस B होता है, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी बाहर एक वो भी लगा लो, और वो होता है 1/म्यू नॉट, 1/म्यू नॉट E क्रॉस B। ये फॉर्मूला याद रख लेना। पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड देता है। इस तरह से ये 10 पॉइंट्स हो गए, बहुत है। ये 10 पॉइंट्स आप याद कर लो, सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई हैं ईएम वेव्स की। और बनाने को और जो मर्जी बना लो, लेकिन मेन पॉइंट सारे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मेन हमारा काम ख़त्म हुआ। अगर मोमेंटम वगैरह बताना हो तो वो भी बता सकते हो। मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मास 0 है। ओके, तो ये भी पॉइंट अब BC में देख लो कि अगर आप मोमेंटम मास 0 है तो फोटोन का या लाइट का मोमेंटम कैसे लेते हो? एवरीबॉडी मूविंग बॉडी हैज़ सम मोमेंटम, है ही है, एनर्जी भी है। ऐसे तो आप मास 0 है तो एनर्जी भी 0 कर सकते हो, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर वाली। मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है इसका मतलब वो मोशन में नहीं हो सकती। शायद कोई व्हील घुमा देती है ना लाइट, टकरा पता नहीं बहुत ज़्यादा लाइट व्हील होता है शायद। क्या होता? ਜਿਹੜੇ व्हील्स ਹੁੰਦੇ ਆ, हाँ, कोई व्हील ਨੂੰ घुमा ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, वो अलग एक्सपेरिमेंट है। अगर ये आपने एक्सपेरिमेंट फिजियो वाला पढ़ा हुआ है तो फिजियो एक साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, उसने लाइट की वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें ऐसे व्हील्स लेके और उनके रोटेशन में देख के इवन ओड के पैटर्न बना के, यूनिट एंड मेजरमेंट सीगा। तो हाँ, वो उसमें होगा। उसमें लाइट की वेलोसिटी कैसे निकाली थी वो उसका एक्सपेरिमेंट है। वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, पर समय इजाज़त नहीं देता अभी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, आप ज़्यादा लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, ज़्यादा बच्चे वो कहते हैं सिलेबस वाला काम मेन काम वो करो। उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल कभी करनी होगी हम एक्स्ट्रा क्लास में कर सकते हैं, कभी रेगुलर क्लास में नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? रेगुलर क्लास में कर लें, चलो ठीक है, चैप्टर पूरा होने के बाद कभी बात कर लेंगे उसकी। ठीक है, तो वो उसका एक्सपेरिमेंट था। लेकिन इनका मोमेंटम देखा जाता है अलग तरीके से। जैसे एक फॉर्मूला होता है रिलेटिविटी में
E इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। तो उनमें मोमेंटम है, एनर्जी है। रेस्ट मास जीरो होने का मतलब पता है क्या है? सिंपल लैंग्वेज में रेस्ट मास जीरो होने का मतलब है कि वो बॉडी रेस्ट पे कभी नहीं रह सकती, क्योंकि जीरो है, मास भी जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं रह सकता। जिस पार्टिकल का रेस्ट मास, यानी कि फोटोन जैसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो हो, इसका मतलब यह है कि वो कभी रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो जब भी होगा मूविंग पार्टिकल होगा, और इस तरह का कुछ फॉर्मूला फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। E इज इक्वल टू पी सी। तो मोमेंटम अगर आपने देखना हो, रेडिएशन प्रेशर नाम की एक चीज़ होती है, वो अगर आपने देखनी है तो इस तरह से निकालते हो, मोमेंटम इज एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक। तो लेकिन वो P इज इक्वल टू एम वी, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वो वाले जो फॉर्मूले हैं वो वहाँ पे वैलिड नहीं है अब, जहाँ पे रेस्ट मास जीरो हो। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ वैलिड है जहाँ बॉडी का मास, मतलब बॉडी की वेलोसिटी c से बहुत ज़्यादा कम हो, वहाँ पे पॉसिबल है। ठीक हो गया? चलो, यहाँ तक हमारा एक काम पूरा हुआ, और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये आपने करके आना है, समझ गए?